सपोज हमें 2 स्कूप्स लेने हैं आइसक्रीम के। तो अगर मैं प्लेट में लेता हूं तो जैसे मर्जी ले लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर मैं कोन में लेता हूं तो ऑर्डर मैटर करता है। यानी नीचे चॉकलेट है ऊपर स्ट्रॉबेरी, या नीचे स्ट्रॉबेरी ऊपर चॉकलेट, इससे फर्क पड़ जाता है और टेस्ट भी डिफरेंट हो जाता है। तो जिस केस में ऑर्डर मैटर करता है उसे कहते हैं परम्यूटेशन, और जिसमें नहीं मैटर करता है वो होता है कॉम्बिनेशन। ये वाली वीडियो में हम कॉम्बिनेशन सीखेंगे। पहले तो देखेंगे डिफरेंस क्या है, वो डिस्कस कर लिया हमने। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, एक एग्जाम्पल, और फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन फॉर्मूले के बीच में रिलेशन क्या है और ये कैसे आता है। अगर आपको ये चीज़ क्लियर है ना, तो पीएनसी के जितने मर्जी क्वेश्चंस कर लो सब क्लियर हो जाएंगे। ओके। और फिर एंड में 5 टीचू क्वेश्चंस करेंगे, इसमें आई थिंक 3 क्वेश्चन जो है वो पास्ट ईयर जेई से आए हुए हैं, 2 एडवांस के 1 मेन के। मैं हूं दवनीत, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब हम 3 आइसक्रीम्स मान लेते हैं, लेकिन चाहिए 2 ही। तो अज्यूम करते हैं कि मेरे पास अब 3 आइसक्रीम्स हैं, एक चॉकलेट, एक स्ट्रॉबेरी थी ना पहले, स्ट्रॉबेरी, और एक मिंट। ठीक है। अब क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज 2 सर्विंग्स आउट ऑफ 3 आइसक्रीम्स। जब ये चूज की बात आ जाती है तो मान लेना कि प्लेट की बात हो रही है, कोन की बात नहीं हो रही। ठीक है। ये कोन बनाया मैंने बहुत ही प्यारा सा, पर जब भी चूज आ जाता है तो प्लेट की बात हो रही है। तो हमारे कॉम्बिनेशन क्या क्या होंगे? एक में चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी, एक में चॉकलेट और मिंट, और एक में स्ट्रॉबेरी और मिंट। 3 ही कॉम्बिनेशन होंगे, है ना। लेकिन अगर मेरे को यही चीज़ में दिखाना हो परम्यूटेशन में, यानी मेरे पास अभी भी 3 चॉकलेट स्कूप्स हैं, एक चॉकलेट, एक स्ट्रॉबेरी, एक मिंट, पर अगर परम्यूटेशन में दिखाना है तो मेरे 6 केस बनेंगे, है ना। ऊपर नीचे, नीचे ऊपर 2 अलग अलग होंगे, जैसे कि ये दोनों अलग अलग हैं, ऐसे ही ये दोनों और ये दोनों। तो मेरे 3 कॉम्बिनेशन आएंगे और 6 परम्यूटेशन आएंगे। ठीक है, ये क्लियर है। अब बात आती है कि यार परम्यूटेशन को हम लोग अपने बताया था। अच्छा, कैसे निकाला मैंने ये? 2 तरीके होते हैं, याद कर लो। एक तो 3p2, 3 मेरे पास स्कूप्स थे, उसमें से 2 चूज़ करने थे मेरे को, या मेरे को 2 चूज़ करने हैं तो मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड, पहले में 3 ऑप्शन, दूसरे में 2 ऑप्शन, तो 6 आंसर आएगा। लेकिन कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होगा? कॉम्बिनेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, अच्छा मुझे 2 सर्विंग्स निकालने थे 3 आइसक्रीम कोन से। अब फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वेज टू चूज आर थिंग्स फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स, एनसीआर, इसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। इससे पहले, एनसीआर से पहले एनपीआर याद कर लो क्या होता था। एनपीआर ये होता था एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, है ना। एनसीआर में ऊपर एन फैक्टोरियल है, नीचे एन माइनस आर फैक्टोरियल है, पर एक ये जो आर दोबारा बच गया ये दोबारा आएगा डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल। ठीक है। याद कैसे रहेगा? कॉम्बिनेशन हमेशा कम होंगे परम्यूटेशन से। ठीक है। तो कॉम्बिनेशन में हम आर फैक्टोरियल डिवाइड भी करते हैं। ओके। जैसे कि इस केस में 3 आइसक्रीम्स थे, 2 चूज करने हैं, तो सीधा आंसर होगा 3c2, और वो क्या होगा? 3 फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल एन माइनस आर, यानी 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल। तो ये आएगा 3 फैक्टोरियल ऊपर, नीचे 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल होता है 6 और 2 फैक्टोरियल होता है 2, तो 6/2 3 आंसर है। ठीक है। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, तो जो कॉम्बिनेशन में जब हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं और परम्यूटेशन में भी जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, उसमें जो मेरे डिजिट्स हैं, यानी जो चीज़ें हैं, वो रिपीट नहीं हो रही हैं। रेपिटेशन के केस में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगी चीज़ें। अब वो कैसे डिफरेंट होगी वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक है। उसका फॉर्मूला मैं रट्टा नहीं मरवा रहा आपसे। अब जो मेन फॉर्मूलेज हैं वो आपको याद होने चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, एक एग्जाम्पल करते हैं, फिर देखते हैं क्या रिलेशन है करूँ कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन है, किन हाउ मेनी वेज कैन 4 पीपल शेक हैंड्स। अब देखो, अब A B C D
मेरे 4 लोग हैं, तो अगर मैं ए और बी हैंडशेक करते हैं तो ये ए बी और बी ए ये तो सेम केस हो है ना। यानी मुझे कोई भी 2 लोग उठा लेने हैं और उनका हैंडशेक करवा देना है, तो मेरा नंबर ऑफ हैंडशेक्स आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए अब क्योंकि यहाँ पे ए बी और बी ए अलग अलग केस नहीं है, सेम केस हैं, तो मतलब हम कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। ये कैसे पता चला? ये आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, जितने क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे और जितने क्वेश्चंस बाद में भी करेंगे, एक एंड में वीडियो भी होगी जहाँ पे हम सारे क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पे दोनों यूज़ हो रहे हो, परम्यूटेशन भी और कॉम्बिनेशन भी, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन होता है चूजिंग, कि मुझे 2 लोग उठाने हैं 4 में से, तो कैसे उठाऊंगा? सीधी सी बात ये है, 4 लोग हैं उसमें से 2 उठाने हैं, तो 4c2 होगा। इसका फॉर्मूला होता है ऊपर n फैक्टोरियल n माइनस आर 4 माइनस 2 फैक्टोरियल और नीचे r फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो ये आएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैंसिल, और 2 फैक्टोरियल होता है 2, तो ये 2 इंटू 3 6 आंसर होगा। करके भी देख लेते हैं। अगर सपोज मेरे लोग हैं ए बी सी डी, तो ए बी हैंडशेक होगा, ए सी होगा, ए डी होगा। ऐसे ही बी, अब बी ए तो नहीं होगा, हैंडशेक होगा बी सी का और बी डी का, और फिर सी डी का हैंडशेक बचेगा, क्योंकि बाकी सारे केस तो आ गए ना। सी के साथ ए भी आ गया यहाँ पे, सी के साथ बी भी आ गया यहाँ पे, तो मेरे यही 6 केस बनेंगे, ओके। तो ऐसे निकालते हैं हम कॉम्बिनेशन। 4c2 निकाल के आएगा मेरा 6, ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि क्या रिलेशन है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में। इसके लिए आप नोटिस करो, NP-R का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, और NC-R का होता है n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 बाय आर फैक्टोरियल, है ना। तो अगर मैं NP-R निकालना है तो NC-R से आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दूँ तो सेम बात है। लेकिन ये तो फॉर्मूले से हो गया, पर यार ये एक्चुअल लॉजिक भी है इस चीज़ का। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन होंगे नंबर ऑफ वेज इन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के इनटू नंबर ऑफ वेज इन ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के। एक एग्जांपल लेता हूँ, समझ आ जाएगा उससे। सपोज मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं और मुझे 2 सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो NP-R ये होगा 4p2। इसका मतलब जो होता है, इसका एक्चुअल मीनिंग यही होता है कि पहले मैं 2 लोग सिलेक्ट करूंगा, 4c2 2 लोग सिलेक्ट करे, और फिर जो 2 लोग सिलेक्ट करे मैंने, जो 2 लोग सिलेक्ट करे उनके अरेंजमेंट्स क्या क्या होंगे, ठीक है। तो इसलिए इसमें ये बात आएगा 2 फैक्टोरियल। जितने लोग होंगे और जितने लोगों को आप अरेंज करोगे ना, उतना फैक्टोरियल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज मेरे पास ए और बी 2 लोग हैं, इनका मुझे अरेंजमेंट निकालना है, तो एक अरेंजमेंट होगा ए बी, एक अरेंजमेंट होगा बी ए, है ना। तो 2 लोगों का अरेंजमेंट होगा 2 फैक्टोरियल। ऐसे ही 3 का क्या होगा, ए बी सी मानूँ तो, अगर तो ए बी सी का मुझे पता है 3 लोग हैं तो 3 फैक्टोरियल होगा, 3 फैक्टोरियल होता है 6। कैसे निकाला मैंने, ए बी सी होगा, एक ए सी बी होगा, फिर बी ए सी बी सी ए, सिमिलरली सी के साथ सी ए बी सी बी ए, ठीक है। तो ये 6 केस बनेंगे। ये होता है लॉजिक और रिलेशन नंबर ऑफ परम्यूटेशंस का नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन से, ठीक है। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई क्लियरली, तो फिर जितने भी क्वेश्चंस हैं आगे, चाहे जितने भी कॉम्प्लिकेटेड हो, चाहे रिपीटेशन हो रही हो या नहीं हो रही हो, वो क्लियर हो जाएंगे, ओके। एक बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने देखा था कि मेरे को 3 स्कूप्स में से 2 चूज़ करने थे, तो 3p2 करना था, है ना। और वो करने के लिए मेरे के पास क्या तरीका था, पहले मैंने 2 चूज़ करे, कोई भी 2, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस 3 में से 2 चूज़ करने के इंटू 2 फैक्टोरियल, ओके। 2 फैक्टोरियल कैसे आया, क्योंकि मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स चूज़ करे थे, तो उसका नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ओके। तो ऐसे 6 आंसर आता है। ये अगेन टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा बैक जाओ, दोबारा देखो, और फिर मेरे पास आओ आगे करने के लिए मेरे स्पेशल T2 क्वेश्चंस। हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। ये वाला क्वेश्चन जो है ये जेईई एडवांस में आया हुआ है, ठीक है। तो इसको वो इज्जत देना जो ये डिजर्व करता है, ओके। ऐसे ही ना कर देना कुछ भी क्वेश्चन।
ऑल राइट, ओके। तो अब क्वेश्चन है कि एक डिबेट क्लब है, उसमें 6 गर्ल्स और 4 बॉयज़ हैं। इसमें से हमें एक टीम बनानी है, ठीक है, और टीम होंगे 4 मेंबर्स के, ठीक है। तो 6 गर्ल और 4 बॉयज में से मुझे 4 मेंबर्स निकालने हैं, और लिखा है 4 मेंबर्स तो सिलेक्ट करने ही हैं, इंक्लूडिंग द सिलेक्शन ऑफ अ कैप्टन, यानी जो 4 लोग मैंने सिलेक्ट करे उसमें से एक कैप्टन को सिलेक्ट करना इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द टीम, ठीक है। तो पहला स्टेप तो आपका ये होगा कि इनमें से मैं 4 लोग सिलेक्ट करूं, तो ये मेरी पूरी टीम में से 4 पीपल सिलेक्ट करो, और उन 4 पीपल में आप 1 कैप्टन सिलेक्ट करो, ठीक है। यहाँ पे यही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि 4 पीपल तो सिलेक्ट करनी है और कैप्टन भी सिलेक्ट करना है। ये तब बनेगा आपका 1 केस। एक केस तभी बनेगा जब आपने पहले 4 लोग सिलेक्ट करे और फिर एक कैप्टन सिलेक्ट करो, ओके। अब गिवन है इफ द टीम हैज़ टू इंक्लूड एट मोस्ट 1 बॉय। एट मोस्ट 1 बॉय का मतलब मैक्सिमम 1 होगा। तो कितने ऑप्शन बचे मेरे पास, या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ बॉयज 0। तो फिर अगर 0 नंबर ऑफ बॉयज़ होंगे, 4 लोगों की टीम बनानी है तो 4 गर्ल्स होंगी। ऐसे ही दूसरा ऑप्शन क्या होगा, 1 बॉय हो और फिर कितने बच्चे बंदे बच गए, 3, तो नंबर ऑफ गर्ल्स होगा 3, ठीक है। अब नंबर ऑफ वेज निकालते हैं। नंबर ऑफ बॉयज़ है मेरे 0, ठीक है। तो 4 बॉयज़ में से एक भी सिलेक्ट नहीं करना, तो ये होगा 4C0, ठीक है। अब जब भी नीचे 0 आ जाता है ना, तो आंसर 1 ही आता है। ये प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। पर अभी के लिए 4C0 का मतलब 1 होता है। और 4 गर्ल्स निकालनी है हमें, कितने में से, 6 में से, तो 6C4। और क्योंकि ये सेम केस है तो मल्टीप्लाई होगा 4C0 इंटू 6C4, ठीक है। लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ ये। ख़त्म तब होगा जब आपने 4 लोग तो सिलेक्ट कर लिए, उसमें से एक कैप्टन भी तो सिलेक्ट करो, तब जाके आपकी पूरी टीम बनेगी, ठीक है। तो कैप्टन सिलेक्ट कैसे होगा, अब मेरे पास 4 लोग बचे, उसमें से मुझे एक कैप्टन सिलेक्ट करना है, तो 4C1, और ये 4C1 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरा एक टीम बनाने का पूरा प्रोसीजर ये है, ऑलराइट। सिमिलरली अब ये तो निकाल ही सकते हो, नंबर ऑफ बॉयज़ 1 है तो 4 बॉयज़ में से एक सिलेक्ट करने हैं, 4C1। 6 गर्ल में से 3 गर्ल सिलेक्ट करनी है, 63, और एक कैप्टन चूज करना है तो इंटू 4C1, ऑलराइट। अगेन लिख लेता हूँ, कैप्टन सिलेक्ट करना है एवरी टाइम वी हैव टू मेक अ टीम, तो इसलिए हम 4C1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऑलराइट। अब मेरे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, ये पूरा प्लस दिस पूरा। इसमें अगेन इंपॉर्टेंट यही था 4C1 वाला पार्ट। ऐड करेंगे तो मेरा ये कुछ ऐसे आ जाएगा, 4C0 होगा मेरा 1, 6C4 होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में। मैं शॉर्टकट मारूँ थोड़ा सा, नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 और 6 कैंसिल हो गए, ये 3 इंटू 5 15, तो ये आएगा 15। 4C1 हमेशा 4 होता है, ठीक है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी होती है NC0 होता है 1, NC1 हमेशा n होता है, ठीक है। तो ये आ गया, ये कुछ ऐसे। 4C1 मुझे अभी पता है 4 होता है, 4C1 4 होता है। 6C3 होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल होता है 6, तो ये 3 और 6 कैंसिल, तो यहाँ से 20 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है 380, यानी ए आंसर करेक्ट है, ओके। अब एक और जेई क्वेश्चन करते हैं। ये मेंस का क्वेश्चन है, एडवांस का नहीं है, पर फिर भी डिफिकल्ट तो है, देखते हैं। यहाँ पे गिवन है एक मैन एक्स है, उसके 7 फ्रेंड्स हैं, 4 लेडीज़ और 3 मैन। उसकी वाइफ वाई है जिसके 7 फ्रेंड्स दोबारा हैं, 3 लेडीज़ और 4 मैन, ठीक है। तो एक्स के हैं 4 लेडीज़ 3 मैन, और वाई के हैं 3 लेडीज़ 4 मैन, ओके, इंटरेस्टिंग। अज्यूम एक्स एंड वाई हैव नो कॉमन फ्रेंड्स, यानी कुछ कॉमन नहीं है दोनों के बीच में, पता नहीं क्यों। तो ये अज्यूम इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि हमारी कैलकुलेशन तभी आसान होगी, ठीक है। ये चीज़ अगर नहीं होती तो मान लेना एडवांस का क्वेश्चन है, जेई मेंस का क्वेश्चन नहीं, ओके। तो हमें टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने हैं जहाँ पे एक्स एंड वाई टुगेदर कैन थ्रो अ पार्टी, यानी दोनों पार्टी थ्रो करेंगे। उस पार्टी में बहुत ही इक्वालिटी है। सबसे पहले तो कह रहे हैं 3 लेडीज़ और 3 मैन होंगे, और ऐसा होगा कि एक्स के भी 3 दोस्त हैं और वाई के भी 3 दोस्त हैं, यानी
फीमेल मेल जेंडर भी इक्वल है, और जो एक्स एंड वाई के दोस्त हैं वो भी, उनका भी रेशियो इक्वल है। ठीक है, तो ऐसे कहा है। अब देखते हैं कैसे करेंगे। अब इसके लिए आप कुछ टेबल ऐसे बनाओ। ठीक है, मैन एक्स में बनाओ उसके लेडीज़ और मेन वाले दोस्त, ऐसे ही लेडी वाई के बनाओ लेडीज़ और मेन वाले दोस्त। नंबर ऑफ वेज देखते हैं, पहले तो केसेस देख लेते हैं क्या क्या होंगे। मेरे को ये है कि 3 लेडीज़ और 3 मेन होंगे। तो सपोज मान लेते हैं मैन एक्स के 4 में से 3 लेडीज आएंगी। ठीक है, अब गिवन है कि अगर 4 में से 3 लेडीज आएंगी तो इसके नंबर ऑफ मेन होंगे 0। क्यों? क्योंकि ये गिवन है कि 3 फ्रेंड्स तो एक्स के होंगे और 3 फ्रेंड्स वाई के होंगे, है ना। तो अगर एक्स ने अपने 3 दोस्त बुला लिए, तीनों लड़कियां, तो वाई अब बुलाएगी अपने तीनों मेन वाले दोस्त। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि अब उसे इक्वालिटी रखनी ना, पहले तो जेंडर की इक्वालिटी रखनी है। तो 3 लेडीज़ है, अब मैन एक्स का कोटा पूरा हो गया, उसके 3 ही दोस्त अलाउड थे, यानी इन दोनों का सम हमेशा 3 होना चाहिए। अब इसका कोटा पूरा हो गया तो ये छोड़ देगा। अब इसके कोटे के लिए, लेडी वाई के कोटे के लिए, अब इसको देखना पड़ेगा कि भाई मैं और लेडी तो बुला नहीं सकती हूँ क्योंकि ऑलरेडी 3 लेडीज़ आ गई हैं, तो वो होगा 0। और 3 मैन मुझे इक्वल चाहिए, तो 3 मैन बुला लिए। तो एक केस होगा ये वाला 3 0 0 3। ओके, फिर उल्टा भी तो हो सकता है, क्योंकि अगर हो सकता है मैन एक्स ने एक भी लड़की नहीं बुलाई, 3 लड़के बुला लिए, और फिर लेडी वाई की बारी आई तो उसने कहा कि अब मुझे 3 लड़कियां चाहिए, तो 3 लड़कियां बुला ली, अब मैन इसके 0 हो गए, है ना। तो एक केस ही होगा 0 3 3 0। ओके, अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बातें आएंगी। अब सपोज मैं मान लूँ कि मैन एक्स की एक केस होगा कि 3 लेडीज आई हैं, एक केस होगा कि सपोज 2 लेडीज आए, क्योंकि 3 और 0 तो हो गया। तो एक केस होगा कि सपोज 2 लेडीज आए मैन एक्स की, तो मैन एक्स की सपोज 2 लेडीज हैं। अब हमने डिस्कस करा था कि इसका सम होना चाहिए 3, है ना। तो अगर यहाँ पे 2 है तो मैन 1 होना चाहिए। ऑलराइट, ऐसे ही लेडी वाई की बात करूँगा, तो लेडी वाई के केस में अब 2 लेडीज़ तो आ चुकी हैं, तो एक लेडी बची यहाँ पे, क्योंकि रेशियो सेम रखना है। तो मुझे इसका भी सम 3 चाहिए, इसका भी सम 3 चाहिए, और मुझे नंबर ऑफ लेडीज़ यानी इसका और इसका सम भी 3 होना चाहिए। तो इसलिए 2 + 1 3। तो 2 लेडी यहाँ की, यहाँ पे एक लेडी। अब क्योंकि 3 चाहिए तो यहाँ पे 2 आएगा, तो एक ऑप्शन आएगा 2 1 1 2, है ना। अब उल्टा, ये 2 1 था, इसको 1 2 करते हैं। ऐसे ही इसको 1 1 2 था, इसको 2 1 करते हैं। तो अभी भी देख लेते हैं, सेम चीज़ें बन रही हैं, सेम चीज़ें बन रही होंगी, क्योंकि अगर सपोज लेडीज़ काउंट करें तो लेडीज़ 2 + 1 3 हैं, मैन काउंट करें मैन है 2 + 1 3, और मैन एक्स के टोटल फ्रेंड्स 3 आ रहे हैं यहाँ पे और 3 आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बस इसके अलावा और कोई केस नहीं बनेगा हमारा यहाँ पे। ऐसा क्यों? आप देख लो और कोई केस बचा ही क्या। 4 लेडी तो बुला नहीं सकता है मैन एक्स, क्योंकि 4 तो अलाउड ही नहीं है, मैक्सिमम 3 अलाउड हैं फ्रेंड एक्स के ना। लेडी वाई 4 लेडीज़ बुला सकती है, 4 मैन बुला सकती है, क्योंकि अलाउड ही नहीं है। तो 4 तो ऑप्शन ही नहीं है, मैक्सिमम है 3, मिनिमम है 0। तो वो सारे इंक्लूड कर लिए हमने, 0 1 2 3 सारे पॉइंट्स इंक्लूड कर लिए यहाँ पे। ओके, अब निकालते हैं नंबर ऑफ वेज कि नंबर ऑफ वेज क्या होंगे। नंबर ऑफ वेज के लिए मैं एक ही डिस्कस करूँगा, बाकी सारे सिमिलर ही हैं। कैसे सिमिलर हैं? मैन एक्स के 4 लेडी फ्रेंड्स थे, तो यहाँ पे टोटल है 4, यहाँ पे टोटल है 3, ऐसे यहाँ पे टोटल है 3, यहाँ पे टोटल है 4। तो 4 में से 3 आ गए, तो ये होगा 4C3, ये होगा 3C0, 3C0 यहाँ पे भी, और यहाँ पे से 4 में से 3 आ गए तो 4C3। तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन। ओके, सिमिलरली यहाँ पे 0 3 है, तो अब 4 लेडीज़ में से 0 हैं तो 4C0, और यहाँ पे आएगा 3C3, यहाँ पे अगेन 3C3, और यहाँ पे 4C0, कुछ ऐसे। अब यहाँ वाला इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे 4C2, यहाँ पे 3C1 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये होगी मेरी कैलकुलेशन। अब बस ऐड कर देना है, तो ये कुछ ऐसे आएगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है 4C3, ये होगा मेरा 4, 3C0 हमेशा 1 होगा, 3C0 1, 4C3 मेरा 4 होगा, ये 4C0 1, 3C3 भी 1, 3C3 भी 1,
4C0 भी 1, 4C2 अब निकाल लेना, वैसे तो होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो ये और ये कैंसिल, यहाँ से ये 2 इंटू 3 6, तो ये 6 आएगा। 3C1 हमने देखा 3 आएगा, ये भी 3 आएगा और ये 6, 4C1 आएगा मेरा 4, 3C2 आएगा 3, 3C2 3 और 4C1 4, ये कुछ ऐसे आएगा। इसको सॉल्व करेंगे हम तो आंसर आता है 485, तो करेक्ट आंसर है डी। ओके, अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे ये चेस बोर्ड गिवन है, हमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकालने हैं इस चेस बोर्ड के। ओके, अब नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स के लिए यार इसके लिए ना बहुत बड़ा हो गया रेक्टेंगल है, क्योंकि ये मेरा 8x8 का चेस बोर्ड होता है, तो इतना बड़ा मैं अज्यूम नहीं करता हूँ, मैं छोटा अज्यूम करता हूँ, देखता हूँ कुछ पैटर्न बन रहा है क्या। सपोजिटली अगर मैं 1x1 का करूँ तो 1x1 में एक छोटा बॉक्स आएगा और मुझे पता है स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, तो इसके नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स होंगे 1, है ना। अगर 2x2 अज्यूम करते हो, यानी 2x2 का चेस बोर्ड है मेरा, तो ये कुछ ऐसे मान लेते हैं। इसके कितने होंगे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, देखो 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए, फिर 2x2 का ये 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला, तो टोटल होंगे इसके 9 केसेस। इसके 1 थे, इसके 9 है। ऐसे ही अगर 3x3 लूँ तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 3x3। अच्छा ओके, तो 3x3 मेरा कुछ ऐसे हो गया। अगर आप इसके निकालोगे ना मैनुअली, तो पहले तो बहुत सारे केस बन जाएंगे। इसके केस बनेंगे, एक 1x1 का होगा ये वाला, ऐसे 9 केस हैं। फिर एक होगा 2x1 का ये वाला, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही ये यहाँ पे ये वाले, ऐसे टोटल बनेंगे 12 केसेस। फिर 2x1 हो गया, फिर 2x2 अज्यूम करना पड़ेगा, उसके शायद 4 केसेस बनेंगे। ऐसे करते जाओगे ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आंसर इसका एक्चुअली आएगा 36। ओके, अब देख रहे हो कुछ पैटर्न बन तो रहा है, पर थोड़ा सा अजीब सा पैटर्न बन रहा है। कैसे, इसका ये अगर 1 है तो सपोज 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये कैसा पैटर्न है, अजीब सा ही लग रहा है। तो कुछ और एक और पैटर्न ये है कि 1 से 9 जाते हैं तो 8 का डिफरेंस है, 8 मतलब 2 का क्यूब। 9 से 36 जाते हैं तो 27 का डिफरेंस है, यानी 3 का क्यूब। तो ऐसे कर लो, पर यार ये इतना कॉम्प्लिकेट हो ही जा रहा है ना, तो कि ऐसे करने का मन कर नहीं रहा मेरा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा ईजी मेथड यूज़ करते हैं। ईजी मेथड क्या होगा, मुझे बनाना है रेक्टेंगल। कैसे बनता है, मैं एक लाइन ऐसे लेता हूँ, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, है ना, ऐसे ही बनाता हूँ रेक्टेंगल। तो मतलब मैं 2 हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ और 2 वर्टिकल लाइन। ठीक है, 2 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल के लिए मेरे पास कितनी टोटल लाइंस हैं, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, थर्ड, अच्छा ये फर्स्ट लाइन कौन सी कह रहा हूँ, ये पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ऐसे ये पूरी सेकंड लाइन, तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ, मेरे पास टोटल 9 लाइंस हैं। ठीक है, रेक्टेंगल बनाने के लिए 9 हॉरिजॉन्टल है, ऐसे ही 9 वर्टिकल हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वर्टिकल कौन सी हुई, ये वहाँ से सीधी लंबी वाली। ठीक है, तो ये फर्स्ट लाइन ये वाली होगी मेरी, सेकेंड लिए एंड सो ऑन। तो मेरे पास 9 वर्टिकल हैं और 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। ओके, अब मुझे क्या चाहिए रेक्टेंगल के लिए, मुझे 2 हॉरिजॉन्टल चाहिए 2 वर्टिकल। तो 9 में से 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ, 9C2। ऐसे 2 वर्टिकल में से 9 में से 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ, 9C2। अब क्योंकि ये एक ही केस है, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मुझे दोनों एक ही साथ ही चाहिए, तभी तो रेक्टेंगल बनेगा, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो आंसर आएगा हमारा 9C2 क्रॉस 9C2। सिंपली ऐसे करके आंसर आ जाता है। ठीक है, तो मुझे ये आपको इसलिए बताना था क्योंकि मुझे आपको थिंकिंग चेंज करनी है कि कैसे सॉल्व हो सकते हैं क्वेश्चन। कुछ पैटर्न बना के भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही 8x8 तक का करते ना तो बन जाता कुछ ना कुछ पैटर्न, कुछ ना कुछ अच्छा हो जाता, पर वो इतना लंबा हो जाएगा ना कि लगेगा यार छोड़ देते हैं, कुछ और मेथड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स होंगे, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट करने का तरीका इंटू नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 2 वर्टिकल लाइन्स, 9C2 इंटू 9C2। इसको सॉल्व करेंगे ना अगर हम, तो ये आएगा 36 इंटू 36 यानी 1296। तो इतने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स होंगे मेरे चेस बोर्ड में। ओके, एक सिमिलर क्वेश्चन है जहाँ पे मैं नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकाल रहा हूँ।
अब ये जो नंबर ऑफ स्क्वायर्स है ना, ये थोड़ा सा आसान है करना। पहली बात तो आसान तो ठीक है, पर इसमें पैटर्न बनेगा और मैं चाहता हूँ कि आप पैटर्न बना के क्वेश्चन सॉल्व करो खुद। ओके, अब नंबर ऑफ स्क्वायर्स के लिए मेरे पास ये 8 यहाँ पे हैं और 8 यहाँ पे, यानी 8 ऐसे बॉक्सेस राइट साइड में और 8 ऊपर है। तो ये 8 क्रॉस 8 का है। जो मेरे स्क्वायर है वो कैसा हो सकता है, 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि कुछ पैटर्न बन जाए और ऐसा कोशिश करेंगे कि आसानी से बन जाए ताकि मेरे को कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, स्क्वायर्स का यूजुअली क्वेश्चन ईजियर होता है रेक्टेंगल्स वाले से, जो चेस बोर्ड में होता है। इसमें तो पहले सबसे पहले साइज इंक्लूड कर लिया मैंने। साइज है मेरा 1 क्रॉस 1, यानी छोटा वाला। ऐसे कितने हैं काउंट करने हैं, मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं डालूँ तो मेरे 8 यहाँ पे होंगे, है ना, 1 2 3 4 5 8 यहाँ पे, ऐसे ही 8 ऊपर होंगे। तो टोटल कितने हो गए, 8 क्रॉस 8, 8 क्रॉस 8 64, है ना। काउंट करोगे टोटल ऐसे तो 64 ही आएंगे। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ऐसे काउंट करते जाओ 64 ही आएंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर है 1 क्रॉस 1 का 64। अब बात करते हैं 2 क्रॉस 2 की। 2 क्रॉस 2 के केस में एक केस तो ये होगा, ठीक है, अगला वाला जो स्टार्ट होगा ना वो यहीं से स्टार्ट होगा, अगले पॉइंट से। तो मैं लाइन बनाऊँ अगर, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ नाइन्थ, तो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट हुआ तो ऐसा बना। अगर सपोज सेकंड पॉइंट से स्टार्ट होगा तो कैसा बनेगा, ये वाला। थर्ड पॉइंट से स्टार्ट होगा तो ऐसे ये वाला, तो ये पूरा। फोर्थ से स्टार्ट होगा, फिफ्थ से, सिक्स से, सेवन से। यहाँ पे जो हमारे बनेंगे उसमें 1 2 3 4 5 6 7 7 आ रहे हैं मेरे एक रो में। ऐसे ही एक कॉलम में ट्राई करो, तो इसको भी कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको करेंगे तो एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये और एक ये ऊपर वाला। यहाँ पे भी 7 आएंगे। तो यहाँ पे अगेन पहले 8 क्रॉस 8 था, अब 7 क्रॉस 7 है, तो ये आएंगे टोटल 49। ठीक है, तो ये 2 क्रॉस 2 हो गया। 3 क्रॉस 3 देख लेते हैं। 3 क्रॉस 3 एक पहला ये ऐसे होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब सेकंड पोजीशन में कुछ ऐसे दिखेगा, थर्ड में ऐसे, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। ये टोटल कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6, 6 बनेंगे। तो यहाँ पे 6 ऐसे और 6 ऊपर की तरफ, तो 6 क्रॉस 6 26। मुझे देखना मेरा पैटर्न है, क्या पैटर्न है। पहले 8 क्रॉस 8 था, फिर 7 क्रॉस 7, 6 क्रॉस 6, तो अब होगा फिर 5 क्रॉस 5, 4 क्रॉस 4, 3 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 1। अब इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो। 8 क्रॉस 8, यानी जो बड़ा 8 क्रॉस 8 है उसके 1 ही नंबर होंगे, ऑब्वियसली बड़ा वाला स्क्वायर एक ही है ना। 7 क्रॉस 7 के थोड़ा छोटा हो सकता है, 7 क्रॉस 7 एक ऐसे बन सकता है और एक ऐसे बन सकता है यहाँ से स्टार्ट करके। ठीक है, ऐसे ही 4 बन जाएंगे ये। तो 7 क्रॉस 7 के 4। अब इन टोटल इन सब का सम कर दो, आपके नंबर ऑफ स्क्वायर्स आ जाएंगे। ये आएंगे मेरे 204। तो 204 स्क्वायर्स है मेरे चेस बोर्ड में। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बिल्कुल मिस ना करना। ये अगेन आपका JEE 2014 में एडवांस्ड में आया हुआ है, तो एक बार खुद अटेम्प्ट करो फिर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गिवन है कि लेट n इक्वल टू ग्रेटर देन 2 बी एन इंटीजर। तो n की वैल्यू है 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। टेक n डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन अ सर्कल एंड जॉइन ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स बाय अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि मेरे 6 पॉइंट हैं, 1 2 3 4 5 6, और हर एक पॉइंट को मुझे ज्वाइन करना है एक लाइन सेगमेंट से, यानी एक लाइन से ज्वाइन करना है। उसके बाद कुछ और भी कह रहा है कि कलर द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एवरी पेयर ऑफ एडजेसेंट पॉइंट्स बाय ब्लू। यानी अगर मैं 1 और 2 को ज्वाइन करता हूँ तो ब्लू से करूँगा, 2 3 को ब्लू से, ऐसे ही 3 4 4 5 6 एंड सो ऑन, इन सबको ब्लू से। और रेस्ट बाय रेड। रेस्ट बाय रेड का मतलब क्या हुआ, हमें ईच पेयर को ज्वाइन करना है। तो अगर सपोज 1 की बात करूँ तो 1 2 से ज्वाइन तो है ही, पर 2 एडजेसेंट है तो ब्लू मार्क करा। 1 को 3 से ज्वाइन करूँगा तो रेड से मार्क करूँगा। ऐसे ही 1 को 4 से करूँगा तो रेड से, 5 से करूँगा तो रेड से, 6 से मेरा एडजेसेंट पॉइंट हो गया तो ऑलरेडी ब्लू है। ठीक है,
हमसे पूछ रहा है कि अगर नंबर ऑफ रेड एंड ब्लू लाइन सेगमेंट्स इक्वल हैं, पहले तो मुझे निकालना है नंबर ऑफ रेड लाइन सेगमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ ब्लू लाइन सेगमेंट्स कितने होंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर इक्वल है तो एन की वैल्यू निकालनी है। अच्छा ठीक है, उससे पहले तो नंबर ऑफ ब्लू लाइन सेगमेंट्स की बात करते हैं, क्योंकि ब्लू मुझे आसान दिख रहा है। मुझे दिख रहे हैं मेरे 6 पॉइंट थे और 6 ब्लू लाइन सेगमेंट है, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ ब्लू लाइन सेगमेंट्स होंगे मेरे n, ठीक है। अगर n पॉइंट्स हैं तो n लाइन सेगमेंट्स होंगे मेरे। अब बात आती है रेड कितने होंगे। रेड जो है ना मेरा, वो एक्चुअली डायगोनल है। तो जैसे 1 से ज्वाइन करा मैंने तो ऐसे 3 पॉइंट आएंगे, 2 से ज्वाइन करोगे तो फिर 3 पॉइंट आएंगे, 1 2 3, तो ऐसे 3 आ गए। तो 1 से 3, पॉइंट 2 से 3, ऐसे ही पॉइंट 3 से 1, तो ये ऑलरेडी है, यहाँ से एक और, यहाँ से एक और, तो यहाँ से 2 एंड सो वन, ठीक है, चलता जाएगा। पर यार ये थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या कर रहे हैं, मैं 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी, नंबर ऑफ लाइंस, अगर मैं 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा हूँ, मेरे पास 6 पॉइंट्स है टोटल, मुझे कोई भी 2 चूज़ करके ज्वाइन करना है, तो 6c2 है ना। तो नंबर ऑफ लाइंस होंगे यहाँ पे nc2, पर इसमें वो भी इंक्लूड होंगी जो ब्लू वाले भी हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने कोई भी 2 पॉइंट में, ये ब्लू वाले भी तो इंक्लूड हो जाएंगे। तो इसको माइनस करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो nc2 माइनस n आएगा यहाँ पे। तो नंबर ऑफ रेड लाइंस होंगी nc2 माइनस n, ठीक है। कोई भी 2 पॉइंट को लेके ज्वाइन कर दो तो nc2, और वो लाइंस हटानी है जो कि एडजेसेंट है, तो n से सबट्रैक्ट कर ले, ठीक है। ये एक्चुअली फॉर्मूला है नंबर ऑफ डायगोनल्स एक पॉलीगन का निकालने का, ओके। अब तो बस कुछ नहीं, बस मेन चीज़ ये थी, इक्वल है तो ये दोनों इक्वल, सॉल्व कर लेना, बहुत प्यार से मेरा आंसर आएगा n इक्वल टू 5। यहाँ पे एक्चुअली मैंने n और n कैंसिल कर दिया है। ये मैंने इसलिए करा क्योंकि आप कैंसिल तभी कर सकते हो जब n की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, और मुझे पता है इक्वल टू 0 नहीं है क्योंकि n गिवन है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। ये चीज़ का आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैंने ये क्यों करा, ठीक है। ऐसे ही ना काट देना, अब आप 12th में 11th में आ गए हो तो सोच समझ के करना जो कर रहे हो, ओके। तो n की वैल्यू 5 आती है, तो आंसर है मेरा 5, ओके। इसके बाद ये नेक्स्ट वीडियो में हम जो NCR वाला फॉर्मूला है, NCR और NPR वाला फॉर्मूला, उसके जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस करेंगे और उनके फिर रेलिवेंट क्वेश्चंस करेंगे। ये हमारी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की प्लेलिस्ट है, इसको ज़रूर 2 बारी चेक करना बिफोर एनी पेपर, या तो जेई का पेपर हो या आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो हो, या आपका NCERT एग्ज़ाम जो भी होता है स्कूल वाला वो हो, ठीक है। चलो, सी यू गाइस।